हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद छौकर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, कल हमने लास्ट वीडियो में ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ कर ली थी। बाकी का बचा हुआ पार्ट हम लोग आज की वीडियो में पूरा ख़त्म कर लेंगे और आज ट्रायंगल अपना फिनिश हो जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है त्रिभुज की समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक, तो दोस्तों त्रिभुज की समरूपता क्या होती है कि जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसका नाम है समरूपता, मतलब समान रूप। अगर रूप समान हो तो उसको बोलते हैं हम लोग समरूपता। जैसे कि कोई भी दो ट्रायंगल इस प्रकार बनाए हुए हैं, तो इनको अगर देखा जाए तो ये देखने में एक जैसे हैं, तो लगभग ये समरूप है। लेकिन इनका जो माप है, इनकी जो भुजाओं साइड्स का जो साइड्स की वैल्यू हो सकता है वो कम या ज़्यादा रहेगी। तो त्रिभुज की समरूपता का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, यदि मान के चलो ये एक त्रिभुज ए बी सी है और ये एक त्रिभुज पी क्यू आर है, तो यदि इस त्रिभुज का कोई भी एक कोण मान के चलो थीटा है और ये त्रिभुज पी क्यू आर का ये वाला कोण भी थीटा हो, इस त्रिभुज का ये कोण बीटा हो, कोण क्यू भी बीटा हो, और इस त्रिभुज का ये कोण अल्फा हो और आर भी अल्फा हो, तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर हमेशा और हमेशा एक दूसरे के समरूप कहलाएंगे। और जब दो ट्रायंगल समरूप होते हैं तो उनको रिप्रेजेंट हम लोग इस वाले सिंबल से कर रहे होते हैं। जैसे कि यदि कोण ए, अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो त्रिभुज ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब देखो, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि अगर यहां पे ट्रायंगल ए का मान थीटा है तो ए बी, जैसे हमने लिखा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल है ट्रायंगल क्यू आर पी के। तो ज्यादातर लोग नंबरिंग में गलती कर देते हैं। जैसे अगर ट्रायंगल ए का मान थीटा है तो जहां पर ए को पहले रखा गया है तो यहां भी उसी पॉइंट को या उसी एंगल को हम लोग पहले रखेंगे जो ए के इक्वल हो। अब ए के इक्वल कौन सा था, पी, तो यहां पर हम लोग क्यू को नहीं रखेंगे, यहां पर हम लोग हमेशा पी को रखेंगे। यहां पर एक कोण बी का मान बीटा है तो यहां पर कौन बीटा कौन सा है, क्यू, तो यहां पर क्यू को रखेंगे। यहां सी है जो कि कोण अल्फा है, कोण अल्फा आर है, तो यहां पर आर रखेंगे। तो ये वाला ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। अगर हम लोग उसको क्यू आर पी लिख रहे हैं तो ये गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे लिख दोगे और जब हम लोग इसके अनुपात वाला कॉन्सेप्ट करेंगे तो वहां पर अपना आंसर हमेशा गलत आएगा। ठीक, तो सबसे पहली बात कि जो भी हमें रिप्रेजेंट करना है जब भी ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल को, तो जो एंगल जिसके बराबर है उसको हमेशा उसके सामने ही रखना है। ठीक, तो अगर मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लूं तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं कि जो अगर दो त्रिभुज अपने सिमिलर होते हैं तो उनके संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। जैसे एक थीटा ये थीटा के बराबर, बीटा बीटा के बराबर, गामा गामा के बराबर। ठीक, दूसरी बात करूं, इसकी जो भुजाएं होती हैं वो भी संगत अनुपात में, इसकी संगत भुजाएं का अनुपात हमेशा समान होता है। कैसे? अगर मैं यहां से ए बी भुजा ले लूं, भुजा ए बी, ये वाली ए बी, तो यहां से भी पी क्यू लेना पड़ेगा, तो ए बी बट्टे पी क्यू बराबर होगा। यहां से मैंने ले लिया बी सी, तो बी सी बट्टे क्यू आर बराबर होगा यहां से ए सी बट्टे पी आर। अब इसमें एक छोटा सा ध्यान क्या रखना है, हमेशा अगर हमने पहले इस वाली ट्रायंगल की साइड्स को ऊपर रखा है और दूसरे वाली ट्रायंगल्स की साइड को नीचे रखा है तो हमेशा ये क्रम ऐसे ही चलेगा। ये नहीं कि यहां तो ए बी बट्टे पी क्यू कर दिया, यहां पर क्यू आर को ऊपर रख दिया, बी सी को नीचे रख दिया। जो भी ट्रायंगल आप ऊपर रख रहे हो फिर उसकी उसी की साइड्स ऊपर आएंगी, बाकी की साइड्स नीचे आएंगी। ठीक, तो ये हो गया कि किसी दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान होता है। ठीक, अब तीसरी बात करूं मैं इसी में, तीसरा कॉन्सेप्ट जो मैं बात करूं कि जब भी त्रिभुज, ये इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक, ये वाला अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं त्रिभुज की सर्वांग समरूपता के लिए, ये कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि अपने दो त्रिभुज समरूप हैं तो क्या है कि उनकी भुजाओं का अनुपात, जो कि हमने लिखा है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं वट्टे त्रिभुज
पी क्यू आर की भुजाएं, ठीक, ये हमेशा और हमेशा बराबर होंगी किसके, यदि अगर मैं इस त्रिभुज की हाइट की बात करूं, मान के चलो इसकी h1 है और इसकी h2 है, तो किसी दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का, संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो हमेशा उनकी संगत ऊंचाइयों के बराबर होगा। अगर इस त्रिभुज की भुजाएं हाइट h है तो इसकी जो भी हाइट वो होगी उन दोनों का भी रेशियो समान होगा। दूसरी बात करूं मैं, यदि इनके मैं लंब समद्विभाजक खींचूं, या फिर मैं बात करता हूं कोण समद्विभाजक, अगर मैं इनके कोण समद्विभाजक खींचूं, कोण समद्विभाजक किसके, त्रिभुज ABC का, त्रिभुज ABC के कोण समद्विभाजक वट्टे कोण समद्विभाजक ऑफ त्रिभुज PQR, तो PQR का कोण समद्विभाजक और ABC के कोण समद्विभाजक, इनका भी अनुपात समान होगा। और मैं बात करूं परिधि त्रिभुज ABC की परिधि, त्रिभुज ABC की परिधि वट्टे त्रिभुज PQR की परिधि, इसका भी रेशियो समान ही होगा, ठीक, इसका भी रेशियो समान होगा, ठीक। और हम लोग बात करें कि इसकी संगत परिधि का हो गया। मैं बात करूं अगर मान के चलो मैंने इसके अंदर एक अंतर्वृत्त खींचा और इसके अंदर भी अंतर्वृत्त खींचा, तो ये बराबर होगा किसके, मान के चलो इसके अंदर मैंने कोई अंतर्वृत्त ये करके खींचा और इसकी जो रेडियस है वो अगर मान के चलो स्मॉल r है, r1, और इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल मान के चलो r2 है, तो r1 का अनुपात r2 से समान होगा। और अगर मैं आगे बात करूं, मान के चलो हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल समरूप हैं, मैं इनका बाह्य वृत्त खींचता हूं, इनका परिवृत्त खींचता हूं ऐसे करके, इसका भी परिवृत्त, इसका भी परिवृत्त। मान के चलो पहले वाले परिवृत्त की रेडियस कैपिटल R1 है और दूसरे वाले की रेडियस कैपिटल R2 है, तो R1 अपॉन R2 हमेशा बराबर होगा, ठीक। अब बात करूं मैं ABC की, तो ये जो अपना रेशियो होता है, अगर दो त्रिभुज सिमिलर हैं तो आपको कोई भी एक रेशियो दे रखा हो, तो हम लोग उस एक रेशियो से, मान के चलो उनकी भुजाओं का रेशियो हमें दे रखा है, तो उनकी हाइट्स का रेशियो समान होगा, उनके कोण समद्विभाजकों का रेशियो समान होगा, उनकी परिधि का रेशियो समान होगा, उनकी अंतर्वृत्त की त्रिज्याओं का रेशियो समान होगा, उनके परिवृत्त की त्रिज्याओं का रेशियो समान होगा, ये सब हमेशा समान होते हैं। तो एक नंबर में क्वेश्चन में हमसे पूछ लेता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन देगा, यदि त्रिभुज ABC PQR के समरूप है और यदि उनकी भुजाओं का अनुपात 3:4 है तो उनके संगत परिधियों का अनुपात क्या होगा, तो वही होगा सेम, हमेशा संगत परिधि पूछ ले, कोण समद्विभाजक पूछ ले, हाइट्स पूछ ले, अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछ ले, परिवृत्त की त्रिज्या पूछ ले। और इसके अलावा की अगर मैं बात करूं, इसका जो रेशियो का जो अनुपात होता है वो और बराबर होता है किसके, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वट्टे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, लेकिन इसका क्या रूट, इसका अंडरूट अगर मैं निकाल दूं तो ये भी इन भुजाओं के साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है। अब जैसे मैं बात कर लूं, अगर क्वेश्चन में मान के चलो आपको साइड्स का रेशियो दे दिया, मान के चलो 5:6 दे दिया कि भुजा दो त्रिभुज हैं जिनकी भुजाएं समरूप, जो कि दोनों आपस में समरूप है, उनकी भुजाओं का अनुपात 5:6 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो सिंपल है, आपको क्या करना है, इसका केवल स्क्वायर कर देना है, 25:36। आपको एरिया का दे रखा हो, उल्टा साइड्स में से इन एरिया दे करके अगर इनमें से कुछ भी पूछ ले, आपसे पूछ ले इन रेडियस, आपसे बाह्यवृत्त की परिवृत्त की त्रिज्या, कोण समद्विभाजक, हाइट्स का रेशियो, भुजाओं का रेशियो, परिधि का रेशियो, कुछ भी पूछ ले, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका केवल और केवल रूट निकाल देंगे, तो 5:6 आ जाएगा। एक नंबर में आराम से ये वाला क्वेश्चन जो है कभी कभी एकदम शॉर्ट मेथड से एकदम से हो जाया करता है, ठीक, तो इसमें कुछ करना नहीं होता, लेकिन अगर प्रॉपर्टी नहीं पता होती तो हम लोग उस क्वेश्चन को स्किप करके आ रहे होते हैं। तो ये हो गया अपना एक समरूपता का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्या है, अपना एक प्रॉपर्टी, ठीक। तो इसको जरूर ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक। चलो आगे बात करता हूं मैं इसी की और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक, तो ये लिख लेना या स्क्रीनशॉट कर लेना। देखो अब आगे मैं बात करता हूं इसी की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अगर मैं बात करूं
ये अपना क्या हो गया कि एरिया का जो अगर मैं हम लोग रूट निकालते हैं तो साइड्स के रेशियो के इक्वल आ जाता है। ठीक, अब देखो इसकी कुछ शर्तें होती हैं कि कब दो त्रिभुज अपने समरूप होंगे, उसके लिए कुछ शर्तें, कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक, तो समरूपता की शर्तें मैं बात करूं, समरूपता, ठीक, समरूपता की शर्तें। अब समरूपता की कंडीशंस क्या होती हैं? नंबर एक, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो होती है ट्रिपल एस, ट्रिपल एस। ठीक, ट्रिपल एस का मतलब क्या है? ट्रिपल एस का मतलब है साइड साइड साइड, मतलब भुजा भुजा और भुजा। इसका मतलब क्या रहता है? यदि आपके पास दो ट्रायंगल दे रखे हैं, मान के चलो ए बी सी और ये हो गया पी क्यू आर, तो दोस्तों अगर मान के चलो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, मान के चलो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इस तीसरी वाली भुजा के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज हमेशा और हमेशा क्या होंगे? हमेशा और हमेशा क्या होंगे? समरूप होंगे, जरूर होंगे समरूप। ठीक, अब जैसे हम लोग बात करते हैं ट्रिपल एस का क्या हो गया कि जब तीनों साइड्स आपस में संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर, मतलब इस वाली भुजा और इस वाली भुजा का अनुपात, इस वाली भुजा और इस वाली भुजा का अनुपात और इस वाली भुजा और इस वाली भुजा का अनुपात अगर इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? अपने इक्वल होंगे। अब हम लोग उसको लिखेंगे कैसे? हम लोग ऐसे लिखेंगे कि जैसे ये वाली जो भुजा है जिसपे मैंने केवल एक मार्क किया है, तो ये कौन से एंगल के सामने है? सी के सामने। तो मान चलो मैंने सी लिख लिया यहाँ पे, ठीक, यहाँ बी लिख लिया यहाँ पे, ए लिख लिया यहाँ पे। अब जब भी हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ए के सामने ए के संगत में वही पॉइंट आएगा जो इसके इक्वल होगा। जैसे कि ए मेरा कहाँ है? ए यहाँ पे है और ये मैंने कहाँ लिया है? जहां पर दो पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, तो यहाँ पे भी दो पॉइंट्स के सामने क्या है? पी, त्रिभुज पी। ठीक, ऐसे ही ये मैंने बी लिया है किसके सामने वाला? 3 पॉइंट्स के सामने वाला, तो यहाँ पे क्या है? क्यू, तो क्यू आ गया। यहाँ पर सी है, सी के सामने वाला एक है तो आर के सामने वाला एक है तो पी, तो ये हो गया मेरा क्या? दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ठीक, तो पहली शर्त तो हो गई कि यदि तीनों भुजाओं का रेशियो समान है तो वो समरूप होंगे। नंबर 2, ठीक, नंबर 2 की मैं अगर बात करूं तो नंबर 2 होता है, एक हो गया अपना ट्रिपल एस, एक होता है डबल ए। डबल ए, डबल ए का मतलब क्या है? एंगल एंगल, मतलब यदि किन्हीं दो त्रिभुजों की, एक त्रिभुज हो गया मेरा, मान के चलो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, एक त्रिभुज हो गया मेरा ये, एक त्रिभुज हो गया मेरा ये है ए बी सी, ये है पी क्यू आर। अब देखना ध्यान से, मान के चलो ये मेरे को दे दिया 40 डिग्री, ये मेरे को दे दिया 60 डिग्री, ठीक, और ये मुझे दे दिया 80 डिग्री। ठीक, अब इसमें इसने क्या किया? इसको दे दिया 80 डिग्री, इसको दे दिया 40 डिग्री और इसको दे दिया 60 डिग्री। ठीक, और हमने देखा कि इसके कोई से दो एंगल समान होने चाहिए। प्रॉपर्टी ये कहती थी कोई से दो एंगल समान हो, तो हमने देखा कि ये 40 है, ये 60 है, यहाँ पर ये 40 है, ये 60 है, भाई दो एंगल तो समान बैठ रहे हैं, और दो एंगल जब भी समान बैठेंगे तो वो दोनों त्रिभुज हमेशा और हमेशा सिमिलर होते हैं। रीजन क्यों होते हैं? देखो ये 40 है, ये 60 है, ये 40 है, ये 60 है। हमने पढ़ा है किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब 60 और 40 कितना हो गया? 100 हो गया, तो तीसरा एंगल हमेशा क्या रहेगा? 80 अंश। ऐसे ही इसमें 60 और 40 क्या हो गया? 100 हो गया, तो तीसरा एंगल हमेशा क्या रहेगा? 80 डिग्री। तो ये तो तीनों एक आपस में इक्वल हो गए। तो केवल दो एंगल बराबर हो तो तीसरा तो ऑटोमेटिक ही अपने आप बराबर हो जाएगा। जब तीसरा बराबर हो जाएगा तो दोनों त्रिभुज सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो गए तो इसको जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वो कैसे करेंगे? देखो यहां से मैंने लिया ए बी सी, सिमिलर है। अब देखो कोण ए क्या है? कोण ए है 40 अंश, तो यहां भी हम लोग 40 अंश वाला लेंगे। कौन सा? कोण पी, त्रिभुज पी। ठीक, यहां पर 60 है मेरा बी, तो यहां पर 60 कौन सा? आर, तो पी आर। और उसके बाद यहां पर सी 80 डिग्री, तो यहां पर क्यू 80 डिग्री। तो ऐसे करके रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि फ्लो में कि पी क्यू आर ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। ये नहीं करना हमें। जो एंगल आपस में रियल में इक्वल है उन्हीं को हम लोग इक्वल में रखेंगे। ठीक, तो ये होगी सेकंड अपनी कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या कहती है? थर्ड कंडीशन अपनी कहती है कि यदि एस ए एस कंडीशन, एस ए एस, देखो ये भी बड़ी सिंपल है। एस का मतलब हो गया साइड, ए का मतलब हो गया एंगल, और एस का मतलब साइड, मतलब भुजा कोण भुजा। इसका मतलब क्या होगा? यदि दो भुजाएं और उनके बीच का कोण समान हो तो वो त्रिभुज भी अपना हमेशा क्या होंगे? आपस में समरूप होंगे। अब क्योंकि
कंडीशन से ही पता चल रहा है, मैंने लिखा ही उसको ऐसे एस ए एस, मतलब दो भुजा और उनके बीच का कोण। जैसे कि कैसे, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक, और ये मान के चलो ये और ये डी ई एफ, मान के चलो ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो देखो दो तो भुजाएं बराबर हो गई, ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई, ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई। अब मैंने बोला इनके बीच का कोण, तो इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण ये हो गया, मान के चलो थीटा। तो इन दोनों के बीच का कोण कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो ये वाली हमारी प्रॉपर्टी लग रही है कि दो भुजाएं बराबर हो और उनके बीच के कोण, देखो दोनों भुजाएं भी बराबर हैं और उनके बीच का कोण भी बराबर है। तो ये दोनों ट्रायंगल हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के समरूप होंगे। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, त्रिभुज, यहां से तो ले लो कैसे भी, ए बी सी, ठीक। अब ए बी सी हमने बराबर ले लिया, तो हम लोग उसको सिमिलर दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, हम लोग ये देखेंगे कि जो थीटा के सामने या फिर जो तीसरी भुजा बची है उसके सामने क्या है, बी। जो तीसरी भुजा हमारी इक्वल नहीं बताई गई है, क्योंकि दो भुजा इक्वल हो गई तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक इक्वल हो ही जानी है, क्योंकि उनके बीच का एंगल समान है, ठीक। जब इसका एंगल समान है तो इसके बराबर, तो हमारी ये तीसरी भुजा भी अपने आप ही इक्वल हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं कि जो थीटा है वो बी कोण है यहाँ पे, और यहाँ पर थीटा कौन सा है, डी कोण, तो हम लोग क्या करेंगे, जहां बी है वहां पर डी रखेंगे। अब रह गए कौन से, दो स्पेस, डी अपना डी, और डी तो हो गया अपना ई और एफ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि डी के बाद हम लोग बात करें जो अपनी सेकंड, जिस पर मैंने सेकंड डबल टिक किया है, इसके सामने एंगल कौन सा, ए। यहाँ पे इसके सामने डबल वाला ये रहा, डबल के सामने कौन सा, ई। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। सिंगल जो पॉइंट किया उसके सामने मेंशन क्या किया मैंने, एफ। यहाँ पर सिंगल के सामने क्या है, सी, तो सी की यहाँ पे, तो सी के बराबर में एफ आएगा, एफ। तो ये वाला हो गया मेरा त्रिभुज एबीसी सिमिलर टू त्रिभुज एडीएफ, ठीक। तो तीन कंडीशन तो ये हो गई। अब इसकी एक लास्ट प्रॉपर्टी, एक लास्ट और बचता है, एक लास्ट प्रॉपर्टी, तीन डबल ए होती है, ट्रिपल एस होती है, एस एस होती है, ठीक। तीन कंडीशन होती है इसकी। चलो अब मैं बात करता हूं आगे, केवल तीन ही कंडीशन होती है समरूपता की शर्तों के लिए, ठीक। अब मैं बात करता हूं इसके आगे। देखो इसके आगे की अगर मैं बात करूं, अब देखो कभी कभी डायग्राम आ जाता है, बोलता है निम्नलिखित चित्र में ऐसे ये करके ज्ञात करो, तो वहां समरूपता का कॉन्सेप्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मैं एक थोड़ा सा आपको कुछ डायग्राम का आइडिया दे देता हूं कि इस टाइप का अगर डायग्राम दे रखा है तो वहां चांसेस रहते हैं कि समरूपता का कॉन्सेप्ट पक्का लगेगा, ठीक। तो दो तीन डायग्राम है, जो डायग्राम से आपको एकदम फील हो जाएगा कि हाँ ये वाला डायग्राम तो समरूपता के लिए बताया था भैया ने, तो इसमें तो पक्का समरूपता लग सकता है। अब वो लगाना आपको इसी बेसिस पे, एंगल कौन सा एंगल किसके बराबर है, कौन सा एंगल क्या है। तो देखो जैसे मान के चलो एक ये करके दे दिया, एक समकोण त्रिभुज दे दिया आपको ऐसे करके, पी क्यू आर, और इसने क्या किया, यहां से मान के चलो इस पर लंब डाल दिया, इस पॉइंट से ए बी सी, पी क्यू आर, यहाँ एस यहाँ टी। अब ये डाला इस पर, इसने क्या 90 डिग्री, क्योंकि पी क्यू आर मेरा समकोण त्रिभुज था, यू भी पहले से 90 डिग्री था, और इसने यहाँ पे भी लंब डाल करके ये भी 90 डिग्री कर दिया। ये कोण मेरा क्या है, ये कोण मान के उसने थीटा दे दिया। तो देखो हमें साफ, अगर इस टाइप का डायग्राम कहीं भी दिखेगा मतलब उसमें समरूपता लगेगी। कैसे लगेगी, किस ट्रायंगल के बीच में लगेगी। देखो ये अगर मैं बड़ा वाला ट्रायंगल ले लूं, कौन सा, पी क्यू आर, तो देखो पी क्यू आर में ये वाला 90 डिग्री है, और छोटे वाले ट्रायंगल एस टी आर में ये वाला भी 90 डिग्री, तो दो कोण, एक कोण तो ये बराबर हो गए। बड़े वाले त्रिभुज में ये वाला कोण थीटा है, छोटे वाले त्रिभुज में भी ये वाला कोण थीटा है, क्योंकि ये तो कॉमन है, दोनों में बराबर होगा, तो ये भी कोण बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण कॉमन है ये दोनों में, तो ये कोण आपस में बराबर हो गए, दो कोण बराबर हो गए। अभी जस्ट पढ़ा है डबल ए वाला कॉन्सेप्ट कि यदि दो कोण बराबर है तो तीसरा तो अपने आप ही बराबर होगा, तो ये कोण तो ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगा। और जब बराबर होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर सिमिलर है। अब रिप्रेजेंट वही एंगल के हिसाब से करेंगे, पी कौन सा है, ये वाला, और इसके बराबर कौन सा है, एस वाला। क्यू कौन सा है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री कौन सा है, टी वाला, और ये तो कॉमन है ही, तो ये तो आर आई है, तो पी क्यू आर सिमिलर टू एस टी आर। देखो ये दोनों कॉमन है, तो देखो दोनों यहाँ पे आर आर आ रहा है, ठीक। तो एक कंडीशन। सेकंड कंडीशन की बात कर लेते हम लोग। सेकंड डायग्राम जो बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे करके, कभी आपको चित्र दे रखा हो पहले से तो आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये मतलब जो है जो बात कर रहा है इसमें कुछ कहीं ना कहीं समरूपता का कॉन्सेप्ट लग रहा है। मान लो इस टाइप से कोई आ गया, ए बी सी और डी ई, आपसे बोल दे कि ये वाला कोण
थीटा है और ये वाला कोण इसके बराबर है। देखो इसमें भी 100% लगेगा। रीजन कैसे? अगर मैं ऊपर छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल को ले लूं, देखो ये थीटा इस थीटा के बराबर हो गया। ये कोण तो ये वाला एंगल तो भैया कॉमन है ही, दोनों में है, ये तो छोटे वाले में भी और बड़े वाले में भी। अब तीसरा तो बराबर होगा ही होगा, फिर तो तीसरा तो बराबर होगा ही होगा, तो यहाँ भी कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो इस तरीके से जब भी डायग्राम आएगा तो वहां भी हम लोग क्या करेंगे, वहां भी हम लोग क्या करेंगे, समरूपता का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से जब कभी भी डायग्राम दे रखा होगा तो वहां पर पॉसिबिलिटीज होती हैं कि वहां पर समरूपता का कॉन्सेप्ट लग जाए। अब जैसे मैं आगे बात कर लेता हूं, एक और आगे बात करूं मैं, तो क्या है, मान के चलो एक ये कॉन्सेप्ट भी है, ठीक। देखो अगर ये दोनों भुजाएं अपनी आपस में क्या है, समांतर हैं, मान के चलो ये पी क्यू भुजा पी क्यू समांतर है आर एस की, और मान के चलो ऐसे करके और ऐसे करके ये डायग्राम बना दिया, इनको नाम रख दिया ए बी सी डी और ओ रख दिया। तो भैया देखो ये वाला कोण इस वाले कोण के हमेशा बराबर होता है क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये तो हमेशा बराबर होगा ही होगा। और ये वाला कोण अगर थीटा है तो ये हमेशा थीटा होगा, क्योंकि आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर अंतः कोण हमेशा क्या होते हैं, एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये वाला कोण इसके बराबर है, जब ये बराबर है तो इसका मतलब ये वाला अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होना चाहिए, ये भी तो एक तिर्यक रेखा हो गई, तो क्या हो गया, तीनों आपस में बराबर हो गए। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट लग जाएगा, कौन सा, अपना त्रिभुज की समरूपता वाला, ठीक। और त्रिभुज की समरूपता का कॉन्सेप्ट सिंपल, संगत भुजाओं का रेशियो हमेशा इक्वल होता है। और जो मैंने यहाँ पर बहुत बड़ा लिख करके आपको बताया कि यदि संगत भुजाओं का रेशियो, दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का, ऊंचाइयों का, उनकी परिधि का, उनकी परिमाप, परिधि परिमाप एक ही बात हो गई, उसके अलावा उनके अर्धकोणक का, उनकी अंत्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या, सबका रेशियो इक्वल होता है। और जो अपना एरिया का होता है वो उसका, अगर हम लोग होल स्क्वायर कर दें तो एरिया का आ जाता है, ठीक। अब देखो, अब मैं अगर आगे बात करूं आपसे छोटी सी अगर आगे बात करूं, ठीक, तो ये समरूपता की कुछ शर्तें हो गई और कुछ डायग्राम हो गए कि अगर इस टाइप से अगर कोई भी डायग्राम दे रखा है तो वहां पे अपना हमेशा समरूपता का कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, ठीक। अब एक होती है अपनी थेल्स प्रमेय, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक, थेल्स प्रमेय, ठीक। अब सुनना, देखो अगर मैं थेल्स प्रमेय की बात करूं तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है अपनी, मान के चलो कोई एक ट्रायंगल ABC है, कोई एक ट्रायंगल ABC है, ठीक। अपनी थेल्स प्रमेय क्या कहती है भाई, अगर कोई ट्रायंगल ABC है, ठीक, और इसमें यदि भुजा BC के समांतर कोई एक रेखा DE है, BC के समांतर कोई एक रेखा DE है और जो AB और AC को बिंदु D और E पर काट रही है, तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है, ये वाला रेशियो वट्टे ये वाला रेशियो, तो AD वट्टे DB हमेशा बराबर होता है किसके, AE वट्टे EC के, AE वट्टे EC के, ठीक। ये कॉन्सेप्ट है साहब। थेल्स प्रमेय क्या कहती है, यदि किसी ट्रायंगल ABC में किसी एक भुजा के कोई दूसरी भुजा समांतर हो, किसी एक भुजा के कोई एक रेखा समांतर खींची जाती है और वो है शेष दो भुजाओं को किन्हीं दो बिंदु पर काटती है, तो AD वट्टे DB बराबर होता है AE वट्टे EC के, पहला। या फिर मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि जो जो AD होता है और वट्टे पूरे वाले को ले लो, मैं चलो इसी को रहने दो, ठीक। तो एक तो ये होगी थेल्स प्रमेय। अब मैं इसके उल्टे की बात करूं, थेल्स प्रमेय का जो उल्टा होता है, तो थेल्स प्रमेय का जो उल्टा होता है, ठीक, इसको देखो हम लोग ये भी मान लेते हैं, जैसे AD वट्टे AB, मतलब ये छोटा वाला और पूरा बड़ा वाला बराबर, ऐसे इसमें से AE वट्टे छोटा वाला तो फिर पूरा बड़ा वाला वट्टे AC, ठीक। तो ये भी इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू थेल्स प्रमेय। अब मैं बात करूं ऐसे यहाँ पे DE वट्टे BC, तो ये भी अपनी थेल्स प्रमेय कहती है, ये वाली वजह, ये तीसरी वजह, क्योंकि दोनों ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल समरूप हो गए ना। जब समरूप हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपना समरूप हो जाएंगे तो साइड्स का रेशियो समान होगा, अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हैं। तो ये हो गए थेल्स प्रमेय। अब इसके अगर मैं विपरीत बात करूं, थेल्स प्रमेय का अगर उल्टा बात करूं, थेल्स प्रमेय का उल्टा व्युत्क्रम, थेल्स प्रमेय का व्युत्क्रम क्या कहता है, व्युत्क्रम बिल्कुल सिंपल सा उल्टा सा सिंपल सा सीधा सा फंडा है कि जो अपनी थेल्स प्रमेय दे रखी है, ठीक, तो
थेल्स प्रमेय अगर उसके मैं उल्टे की बात करूं तो यदि किसी त्रिभुज में मान के चलो पी क्यू आर है और ये हो गया डी और ई, यदि किसी त्रिभुज में पी डी वट्टे डी क्यू बराबर है किसके, पी ई वट्टे ई आर के, यदि किसी त्रिभुज में पी डी वट्टे डी क्यू बराबर है पी ई वट्टे ई आर के, तो ये जो डी ई रेखा है तो ये जो डी ई रेखा है वो हमेशा पैरेलल होती है किसके, क्यू आर के। बात वही है, बस उसको थोड़ा सा उल्टा बोल के लिख दिया है कि अगर कहीं आपको कॉन्सेप्ट ऐसे दे दिया तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि ये वाली रेखा इसके पैरेलल है, समांतर है, और या फिर पहले से दे रखा है पैरेलल तो आप समझ जाएंगे कि इस वाले का रेशियो बट्टे ये और ये बट्टे ये हमेशा इक्वल होंगे। ठीक, तो ये हो गई अपनी थेल्स प्रमेय। इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत इजीली से क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक, अब इतना टाइम नहीं है कि क्वेश्चन करा सकें, तो क्वेश्चन आप लगा करके देखना, नहीं आए तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप लोग उसमें शेयर कर दिया करो क्वेश्चंस लगाने के बाद। अगर आपकी ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हो रही है, इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आप वहाँ लगाओ, वहाँ हम लोग करके बताएंगे कि हाँ साहब ये इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक, अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, एक होती है मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक, मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है, यदि कोई त्रिभुज ऐसे करके है ए बी और सी, और भुजा ए बी का मिड पॉइंट है मान लो यहाँ पे, भुजा ए सी का मिड पॉइंट है मान लो यहाँ पे, यदि ये बिंदु डी है, यदि ये बिंदु ई है, और मैं डी को अगर ई से मिला दूं, अगर मैं बिंदु डी को ई से मिला देता हूं तो भैया क्या होगा कि ये जो डी ई रेखा है अगर ये इसके मिड पॉइंट हैं, तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि यदि ये डी और ई बिंदु रेखा ए बी और ए सी के मिड पॉइंट हैं तो डी ई हमेशा पैरेलल होगी बी सी के साथ। सबसे पहली कंडीशन तो ये। चलो सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि जो डी ई रेखा है वो हमेशा बी सी रेखा की आधी होगी, मतलब अगर ये 2 है तो ये हमेशा 1 होगा, अगर ये मेरा 3 है तो ये हमेशा 6 होगा। कब? जब ये मेरे मिड पॉइंट हो, अगर ये मेरे मिड पॉइंट पे हो। थेल्स प्रमेय में नहीं लगे ऐसा, थेल्स प्रमेय में भी तो सर समांतर हो रही थी, समांतर का मतलब बीच समांतर देखो, मैं इस रेखा को यहां से भी कर सकता हूं, लेकिन क्या ये मिड पॉइंट है? नहीं है। तो जब भी मिड पॉइंट थ्योरम होगी, अगर ये दोनों मिड पॉइंट है उनसे एक रेखा खींची जा रही है तो ये डी ई रेखा हमेशा बी सी रेखा की आधी होगी, या बी सी रेखा इसकी हमेशा 2 गुनी होगी। ठीक, तो दूसरा कॉन्सेप्ट मिड पॉइंट रेखा में ये कि जो डी ई है वो बी सी का हमेशा और हमेशा आधा होगा। ठीक, और मैं तीसरी बात करता हूं इसमें, क्या, यदि मान के चलो ये देखो, यदि डी ई मेरा क्या है 1 है और बी सी मेरा 2 है, तो अगर मैं तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर मैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालूं वट्टे त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि ये ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल का क्या है, समरूप है, का क्षेत्रफल, अगर दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालूं, तो देखो जब भुजाओं का अनुपात दे रखा हो, क्षेत्रफल का निकालना हो, तो हमेशा हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 वट्टे 2 का वर्ग करेंगे 2 का वर्ग 4, तो इनके त्रिभुजों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, हमेशा 1:4। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन कैसे कर लेता है आपसे, आपको वैल्यूज दे देगा, बोलेगा कि ये एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एक भुजा डी है जो कि डी और ई बिंदु ए बी और भुजा ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है। आपसे बोलेगा यदि डी ई बराबर 4 है और बी सी बराबर 8 है, ऐसे करके दे देगा। ऐसे नहीं देगा तो यहाँ से रेशियो दे देगा, कुछ भी करके, मान चलो दे दिया आपको 4 है और 8 है, तो आपसे बोलेगा तो चतुर्भुज डी ई सी बी का क्षेत्रफल। तो देखो यदि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और वट्टे आपसे रेशियो पूछ ले कि चतुर्भुज डी ई सी बी का क्षेत्रफल, कि इन दोनों का क्षेत्रफल क्या हो। मेरे भैया मेरे लाल, यदि ए बी सी पूरे का क्षेत्रफल कितना है 4 और ए डी ई का क्षेत्रफल कितना है 1, तो नीचे वाले का कितना बचा, भैया 4 में से घटा दो 3 बचा। तो उसने पूछा ए डी ई का क्षेत्रफल, ऊपर वाले का क्षेत्रफल 1, और उसने पूछा त्रिभुज डी ई सी बी का क्षेत्रफल, तो ऊपर पूरे टोटल में से ऊपर वाला घटा दो ना, 4 में से गया तो 3, तो ये आ गया 1:3। ठीक, तो ये अपना हमेशा छोटे वाले और ये चतुर्भुज के एरिया का रेशियो होता है हमेशा 1:3। ठीक, तो ये हो गई मेरी क्या, ये मिड पॉइंट थ्योरम की कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक, चलो ये हो गई मेरी मिड पॉइंट वाले की कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक, आगे बात करता हूँ समय, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना, आगे बात करता हूँ। ठीक,
अब नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है, कौन सा वाला, नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो वो क्या रहता है, मान के चलो कोई भी एक ट्राइंगल है, मान के चलो कोई भी एक ट्राइंगल है, ठीक, उस ट्राइंगल में ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी है। यदि इसका मिड पॉइंट, बी सी का मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये और इसका मिड पॉइंट ये है, और इनको मैं आपस में ऐसे करके मिला दूं, मिड पॉइंट को आपस में मिला दूं, तो एक नया ट्राइंगल बनके तैयार हो जाता है। ठीक, इसका मैंने नाम रख दिया, मान के चलो डी, ई और एफ। यदि किसी त्रिभुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं से कोई त्रिभुज बनाया जाता है तो इसका कॉन्सेप्ट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप जो होगा, त्रिभुज डी ई एफ का जो परिमाप होगा, सरकमफ्रेंस जो होगी, अगर पेरीमीटर, त्रिभुज डी ई एफ का जो परिमाप होगा वो हमेशा और हमेशा आधा होगा किसके, बड़े वाले त्रिभुज, आधा होगा किसके, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, ए बी सी का परिमाप। क्योंकि ये मिड पॉइंट से मिलकर के बनाया गया है तो आधा तो होना ही होना है। ये मान के चलो अपने बड़े वाले ट्राइंगल का अगर 8 नहीं, मान लो 88, मान लो 88, अगर बड़े वाले त्रिभुज एबीसी का परिमाप 88 है तो डीईएफ का क्या हो जाएगा, उसका हाफ कर दो, 44। इसमें सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सेकंड कॉन्सेप्ट कहता है अगर त्रिभुज डीईएफ का आपसे क्षेत्रफल पूछ ले कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये होता है हमेशा 1/4 गुणा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। मतलब अगर बड़े वाले त्रिभुज का जितना क्षेत्रफल है उसका अगर मैं 1/4 कर दूं, 1/4 कर दूं, तो वो हमेशा मेरा छोटे वाले डीईएफ का क्षेत्रफल आएगा। क्यों आता है, देखो जब हम लोग मिड पॉइंट्स को बनाते हैं तो ये 2, 3 और 4 समान त्रिभुजों में बट जाता है, जो एरिया है समान 4 भागों में बट जाता है, तो ये इसका 1/4 हो गया ना। जब 1, 2, 3, 4 भाग हैं, वो एक की पूछा तो ये 1/4 ही तो हो गया, 1/4 ही तो हो गया। तो ये हो गया एक सेकंड कॉन्सेप्ट, कौन सा, जब अपने किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिला करके कोई भी त्रिभुज बनाया जाता है तो। ठीक, तो ये वाला उतार लीजिए आप या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, अब मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट की इसी में। ठीक, त्रिभुज की समरूपता से जो बनते हैं यही कॉन्सेप्ट बनते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछता है। अब इन्हीं को बस घुमा के पूछ लेगा, हो सकता है आपको ए बी सी दे करके ये पूछ ले, हो सकता है ये दे दे पहले, जैसे अगर डीईएफ दे दिया और डीईएफ दे दिया मान के चलो आपके लिए 24, डीईएफ 24 दे दिया, आपसे पूछ ले एबीसी का क्षेत्रफल क्या है, तो क्या करेंगे हम लोग, इनटू में 4 कर दो, 4 का 75 कर दो। ठीक, तो वो आगे जाएगा एबीसी का क्षेत्रफल। तो ये हो गया मेरी त्रिभुज की समरूपता। अब बात कर रहा हूं मैं किसकी, त्रिभुज की सर्वांग समता की। ठीक, त्रिभुज की अगर मैं सर्वांग समता की मैं बात करूं तो त्रिभुज की सर्वांग समता देखो। ठीक, त्रिभुज की सर्वांग समता ये और खत्म कर लेते हैं, सर्वांग समता। चलो, अगर मैं त्रिभुज की सर्वांग समता की बात करूं तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सर्वांग समता। ठीक, त्रिभुज की सर्वांग समता की अगर मैं बात करूं तो जो त्रिभुज की सर्वांग समता है उसकी अगर हम लोग बात करते तो जैसे नाम में बता, सर्व माने सभी, अंग माने अंग, समता माने समान, सभी अंग समान हो। मतलब क्या है कि कोई भी दो ऐसे ट्राइंगल जिनके सारे अंग बिल्कुल इक्वल हो, मतलब भुजा ए बी पी क्यू आर, मतलब क्या है कि जो भुजा ए बी, वहां रेशियो समान होते थे, साइड्स नहीं समान होती थी, यहाँ पर बिल्कुल भुजाएं ही समान हो जाएंगी। ए बी बराबर मान के चलो पी क्यू के, ये वाला इसके बिल्कुल बराबर हो जाए, बी सी पी क्यू आर के, ये वाली इसके, ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर क्यू आर और ए सी बराबर पी आर। ठीक, ये हो गया अपना क्या, सर्वांग समता। और सर्वांग समता का क्या है कि इसमें जो एंगल है फिर वो भी बराबर होंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, ठीक, ये बीटा है तो ये भी बीटा, ये गामा है तो ये भी गामा हो जाएगा। ठीक, तो सर्वांग समता क्या कहता है, सारे अंग समान हो, तो वहां लगेगी अपनी हमेशा त्रिभुज की सर्वांग समता। वहां समरूपता में क्या होता था, भुजाओं के रेशियो इक्वल होते थे। ठीक, तो ये हो गया त्रिभुज की सर्वांग समता। अब इसकी जो शर्तें हैं वो भी केवल शॉर्ट मेथड में बता दे रहा हूं क्योंकि प्रोसेस तो मैंने बता ही दिया क्या रहता है। तो इसका जो शर्तें होती हैं कि कोई भी दो ट्राइंगल कब मेरे सर्वांग सम होंगे, तो उसकी शर्तें हैं केवल यहाँ मैं बता देता हूँ शॉर्टकट में। नंबर 1 प्रॉपर्टी, नंबर 1 कब, जब तीनों साइड ही इक्वल हो। भैया जब तीनों साइड इक्वल होंगी तो एंगल तो बराबर होंगे ही होंगे। ठीक, नंबर 2 की बात करूं मैं, क्या, एस ए एस, कोई सी दो साइड और एक एंगल बराबर हो। ठीक, नंबर 3 की बात करूं मैं, ठीक, नंबर 3 की बात करूं मैं तो ए एस ए,
ASA, एक एंगल और दूसरा एंगल और उसके बीच की साइड, जैसे कि ऐसे करके हो जाए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाले एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो, ये वाली साइड इसके बराबर हो जाए, तो ये भी हो जाएगा। और लास्ट अगर मैं बात करूं तो AAS फोर्थ नंबर पे है, दो एंगल और एक साइड। ठीक, तो इन चारों कॉन्सेप्ट पे क्या होगा, सर्वांग समता, दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम होंगे अगर इन चारों कंडीशंस को फॉलो करते हैं तो। चलो मैं नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेता हूं। ठीक, देखो इसमें बाकी का प्रॉपर्टी कुछ नहीं, केवल सर्वांग समता में यही है कि अगर ये चीज दे रखी है, कंडीशंस दे रखी है, अगर इनको फॉलो कर रहे हैं तो वो दोनों ट्रायंगल सर्वांग समता होते हैं। अब जो मैं बात कर रहा हूं भैया वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी काफी है और उससे ज्यादातर क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक, तो उसकी मैं बात कर लेता हूं। जैसे मान के चलो ट्रायंगल दे रखे हैं आपको, ठीक, मैं नंबर एक बात कर रहा हूं। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, ठीक, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक, समबाहु त्रिभुज में आपसे क्या पूछ लेगा, एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक, तो क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान बाहु माने भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। ठीक, मतलब ये बराबर इसके, तो इसका क्षेत्रफल जो होता है वो होता है √3/4 इंटू में भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। मान के चलो भुजा इसकी ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। सबसे पहले पूछता है इसमें क्षेत्रफल क्या होगा, वो हो गया ये। अगर इस आपसे पूछ ले इसमें त्रिभुज की ऊंचाई है, अगर इसकी हाइट पूछ ले तो हाइट अपना जो होता है वो सिंपल सा फंडा, हाइट क्या रहती है √3/2 इंटू में ए। ठीक, √3/2 इंटू में ए, ये हो गई इसकी ऊंचाई। एक आपसे इसमें पूछेगा कि इसके अंदर बना हुआ, जैसे मान लो मैंने इसके अंदर एक अंतर्वृत्त बना दिया, तो उस अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी। ठीक, तो उसको अगर मैं अंतर्वृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अगर मैं अंतर्वृत्त की त्रिज्या की बात करूं तो स्मॉल r बराबर जो होता है वो होता है a/2√3। ठीक, क्या होता है a/2√3। और वो बाह्यवृत्त या परिवृत्त की पूछ रहे हैं आपसे कि साहब परिवृत्त की त्रिज्या क्या है, तो परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R बराबर a/√3। कभी कभी इसमें कंफ्यूज हो जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। देखो अगर मैं ज्यादा वाली संख्या से भाग दूंगा, अगर किसी संख्या में मैं ज्यादा संख्या से भाग दूंगा तो छोटा मान आएगा हमेशा, तो r बराबर a/√3। अगर मैं किसी एक छोटी वाली संख्या से भाग दूंगा तो मान बड़ा आएगा, बड़ा का मतलब कैपिटल R आएगा, तो परिवृत्त की त्रिज्या हो गई। ठीक, तो ये हो गया अपना क्या, अंतर्वृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या। एक कभी कभी इसमें पूछ लेता है कि कैपिटल R/r क्या रहता है, इन दोनों का रेशियो क्या रहता है, तो भैया वो 2:1 है। जब आप इसको रखोगे तो 2:1 ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। ठीक, कैपिटल R/r का जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा, 2/, ये रखूंगा और ये इसके नीचे रखूंगा तो अपने आप आ जाएगा 2:1। ठीक, तो ये तो हो गया समबाहु त्रिभुज। ठीक, अब सुनना इसमें, तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज। अब मैं अगर बात करूं इसकी हाइट मेरी √3/2 ए हो ही गई। अब देखो इसमें एक चीज और है कि इसमें समबाहु त्रिभुज में कोई भी समबाहु त्रिभुज होता है उसकी माध्यिका बराबर होती है। तो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका हमेशा बराबर होती है उसकी प्रत्येक ऊंचाई के, प्रत्येक माध्यिका इसकी, जैसे माध्यिका क्या होती है, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक ऐसी रेखा खींची जाए जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटे। तो एक ऐसे करके खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज में उसकी प्रत्येक माध्यिका, प्रत्येक ऊंचाई और प्रत्येक लंब समद्विभाजक सामने वाली भुजाओं को दो इक्वल भागों में बांटने वाला और साथ में लंब होने वाला, प्रत्येक लंब समद्विभाजक और प्रत्येक कोण समद्विभाजक। ठीक, इन सब का मान √3/2 इंटू ए, मतलब इसी के बराबर होता है। ये सब आपस में इक्वल होते हैं। तो ये हो गया एक समबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट। ठीक, बस एक जल्दी समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज के फॉर्मूलाज और देख लेते हैं। देखो इसको स्क्रीनशॉट कर लेना, इसी से क्वेश्चन पूछेगा। केवल क्षेत्रफल ए दे देगा, ये पूछ लेगा, या फिर क्षेत्रफल दे देगा, बोलेगा भुजा निकालो, तो बस फॉर्मूलाज आपको रटने हैं। ठीक, आर का हो गया a/2√3, कैपिटल आर का a/√3। अब मैं बात कर लेता हूं समद्विबाहु त्रिभुज का। ठीक, देख नंबर 2 समद्विबाहु
बाहु त्रिभुज। ठीक, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई सी भी दो भुजाएं इक्वल हो। मान के चलो ए बी सी में ये वाली भुजा इसके इक्वल हो गई। ठीक, ये वाली भुजा इसकी इक्वल हो गई। तो अगर मैं इसके सबसे पहले बात करता हूँ क्षेत्रफल की, तो जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? b/4 अंडर रूट में, ठीक, b/4 अंडर रूट में 4a² माइनस के b²। अब बोलेंगे साहब ये b क्या होता है, a क्या होता है? a होती है जो भुजाएं समान होती हैं वो, और b जो भुजा समान नहीं होती। तो क्षेत्रफल होता है b/4 अंडर रूट में 4a² माइनस b²। अगर मैं इसके ऊंचाई की बात करूं, अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं, इसकी ऊंचाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो होता है 1/2 इंटू में अंडर रूट में 4a² माइनस के b²। सेम इससे मिलता जुलता होता है, केवल क्या है b/2 कम हो जाता है केवल इसमें से। ठीक, तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। एक आता है अपना समकोण त्रिभुज। इन तीनों से ही क्वेश्चन पूछता रहता है केवल। ठीक, तो समकोण त्रिभुज को और कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, बाकी शेष दो कोण न्यून कोण हो, ए बी सी। ठीक, ए बी सी ये हो गया 90 डिग्री। ये अपना कर्ड कहलाता है। ये अपनी हाइट या ऊंचाई कहलाती है, जो कि डिपेंड करता है कौन से एंगल के। इस एंगल के हिसाब से ये हाइट हो गई, इस एंगल के हिसाब से ये हाइट हो जाती है। अगर इस एंगल की बात करेंगे तो ये ऊंचाई है, तो ये हो जाएगा मेरा आधार। ठीक, आधार। अब सुनना, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आप सब लोगों ने पढ़ रखा होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक, बेस इंटू हाइट। नंबर 2 की बात करूं मैं, इसी में आपसे पूछ लेगा क्या कि आपसे पूछ लेगा कि जो इसके अंदर अगर मैं अंतःव्रत बनाऊं स्मॉल r, तो वो क्या होगा? स्मॉल r जो होता है वो क्या रहता है? p प्लस b माइनस के h/2। p मतलब p क्या होता है? जो अपने परपेंडिकुलर जो हाइट होती है ये। b मतलब बेस यानी कि आधार, h मतलब हाइपोटेनियस यानी कि कर्ड। तो p प्लस b माइनस h/2। कैपिटल R पूछ ले तो इसमें सिंपल सा होता है h/2, मतलब जो कर्ड है उसका आधा कर दूं तो अपनी क्या आ जाती है? परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक, दो कॉन्सेप्ट खत्म। इसमें एक जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि कभी कभी आपसे ये पूछ लेगा किसी समकोण त्रिभुज में बड़े से बड़ा अगर क्या बनाया जाए? वर्ग बनाया जाए, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल पूछ लेगा या भुजा पूछ लेगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा वर्ग होता है, लेकिन भुजा कैसे निकालेंगे? मान के चलो इसकी भुजा ये x है, मान के चलो इसकी ये भुजा x है। ठीक, तो अगर हमें इस x का मान निकालना हो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो वो होता है अपना क्या? x बराबर हमेशा होता है pb, मतलब ये परपेंडिकुलर हाइट इंटू में बेस, pb बट्टे p प्लस b, pb बट्टे p प्लस b। सिंपल सा। जब x मिल जाएगा फिर तो हम लोग आराम से निकाल ही देंगे। जैसे मान लो अगर ये 3 है, ये मेरा 4 है, आपसे पूछे, और ये मेरी 5 भुजा है, आपसे पूछे कि इस त्रिभुज में बड़े से बड़े क्षेत्रफल वाला अगर वर्ग बनाया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे? पहले उसकी भुजा निकालेंगे। x बराबर 3 गुणा 4 बट्टे 3 और 4 7, यानी कि 12/7। एरिया पूछे तो a बराबर क्या? 12/7 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ऐसा करके हो जाता है अपना समकोण त्रिभुज। ठीक, अब देखो लगभग जो ट्रायंगल से जितने भी क्वेश्चन पूछता है वो हम लोग फिनिश कर चुके हैं। केवल एक रह गया अपना क्या? सेंटर वाला। ठीक, तो सेंटर वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी अपने चतुर्भुज वाली, क्वाड्रिलेटरल वाली। जितने भी हैं अपना आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और जितने भी अपने चतुर्भुज बनते हैं उन सब के ऊपर एक वीडियो आ जाएगी। उसमें हम लोग एक ही वीडियो में अपने पूरे चतुर्भुज खत्म कर लेंगे। ठीक, बहुत अच्छे तरीके से। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा मेजर, ये ट्रायंगल वाला टॉपिक थोड़ा सा लोगों को थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम सबको आती है वो आती है ट्रिग्नोमेट्री में, एलजेब्रा में। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग जब पढ़ते हैं तब भी नहीं ढंग से पढ़ के आ रखे होते हैं, उसके फॉर्मूलाज भी नहीं रटते हैं। उसको देखना कितने बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा आपको। मतलब क्वेश्चन आराम से, इजली से, बहुत एकदम इजी वे में फॉर्मूला भी रटवा दिए जाएंगे, साथ में इजी वे में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है वो भी बता दिया जाएगा। तो सब इसके बाद आएगी अपने चतुर्भुज वाली वीडियो, उसके जस्ट बाद अपने ट्रिग्नोमेट्री और अपनी एलजेब्रा, उनकी वीडियो जाएंगी। एक करीब 2-2 वीडियो में दोनों ही टॉपिक खत्म हो जाएंगे आराम से। ठीक, तो ये आप हम लोग ट्रायंगल खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो अगले दिन में आ जाएंगी। पर डे अब डेली वीडियो आया करेगी। तो बाकी का आप लोग पढ़ते रहिए, चीज़ें सही लगे तो थोड़ा सा शेयर कीजिए। देखो यहाँ पर केवल हम लोग क्वेश्चंस नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, और दूसरा अगर ज़्यादा क्वेश्चंस कराएंगे तो वीडियोस बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो चलो
आप करते रहो, इनसे आपका रिवीजन हो जाएगा फॉर्मूलाज का, तो आप लोग आराम से ये है क्वेश्चन भी बना पाओगे। क्वेश्चंस आप जरूर अपने घर पे लगा लिया करो। क्वेश्चन नहीं बनता है, नहीं आता है, आप जो हमारे बायो में ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप दे रखा की लिंक शेयर कर रखी है, आप वहां से ग्रुप ज्वाइन करो, आप उसमें शेयर करो अपना क्वेश्चंस, तो वहां से हम लोग 110% आपका सॉल्यूशन देंगे। इवन उसको बताएंगे भी कि कैसे कैसे क्या करना है, या क्वेश्चन को इसमें कैसे हम लोग इन चीज़ों को जो कॉन्सेप्ट है इनको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। चलिए बाकी की बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।